बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो मगर तस्वीर खींच लेते हो। हक की बात बोलने के लिए तो कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए जीभ भी काफ़ी है। एक व्यक्ति हैं शरद पवार जी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने मुझसे मेरे आइडल के बारे में भी पूछ लिया। मैं बस यही कहूँगा कि जो शक्ति और जो साहस साहिब में मैंने देखा, 84-85 ईयर्स की एज में भी वो लोगों के लिए काम करते हैं। तो बस साहिब की तरफ से मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग छोड़ के चले गए उनको ये मैसेज दूंगा कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। चल के गैर के कदमों से तुम कहीं के न रहे, अपने कदमों पर अगर चलते तो चलते रहते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह। दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं मुंबई हाई कोर्ट के वकील फैज़ान भाई। कैसे हैं फैज़ान भाई? वेरी गुड। आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूं फैज़ान भाई, लेकिन आपको देखकर और ज़्यादा खुश हो गया। काफ़ी दिन के बाद आपको देखा मैंने, वैसे तो पहले कभी देखा नहीं, लेकिन काफ़ी दिन के बाद देखा। मैं सोच रहा था पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लाइफ कैसे और लाइफ कैसे चलाना चाहते हो, ये सब ये तो क्या कॉमन बात है, ये तो कॉमन बात है। चलिए फिर कॉमन बात नहीं पूछेंगे आपसे, सीधी मुद्दे की बात पूछते हैं। बिल्कुल। आप चूंकि आप हाई कोर्ट के वकील हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या बड़े लोगों पर भी, जो ताकतवर लोग, पावरफुल लोग होते हैं, उन पर अत्याचार होता है? ऑब्वियसली होता है। एक देश के बहुत बड़े नेता के खिलाफ अपने अखबार में कुछ लिखा था, जो कि सिर्फ लिखा था, जो कि लोकतंत्र के अंदर अपने विचार खुले मत से रखने का सबको अधिकार है। बिल्कुल। 124B जिस धारा के तहत केस उन पे दर्ज हुआ था, उस केस को उस जो धारा है, पर्टिकुलर उस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसी के रजिस्टर होने के कुछ दिनों पहले हर मैटर के लिए कहा था कि ये जो धारा है इसके तहत अभी गुनाह रजिस्टर ना हो अनटिल इट्स रिव्यूड बाय द पार्लियामेंट। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वो स्टे ही था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्थगिति होने के बावजूद भी एक रनिंग राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर वो गुनाह दर्ज कर दिया गया। जब वो मेरे पास केस आई और मुझसे कहा गया कि वकील साहब मुझे बेल आप करवा के दीजिए इसमें, तो मुझे पता चला कि इस पूरी की पूरी वो जो धारा थी, वो धारा के अंदर जो सज़ा थी वो थी उम्र कैद की, कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किस तरह से जेल में डालना है और उम्र कैद की सज़ा उसको करा देनी है। लेकिन जब मैंने स्टडी की तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरी की पूरी धारा पर स्टे है। तो मैं वो मामला लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष, जो शहर में वो न्यायालय था, वहाँ पर हाजिर हुआ और मैंने माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात को रखा कि इस पूरी की पूरी पर्टिकुलर सेक्शन पर स्टे होने के बावजूद भी पुलिस ने किसके प्रेशर में ये ऑफेंस रजिस्टर किया और ये सेक्शन लगाया, इसकी इंक्वायरी हो। तो पुलिस ने आकर अपनी गलती मानी और वो सेक्शन वापस ले लिया। अच्छा, जिस धारा के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, 124B, देशद्रोह। देशद्रोह, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इस धारा को कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है? कोई एंटी टेरर एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ अगर आप करें तो देशद्रोह की धाराएं लगाई जा सकती है। मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक धाराओं में से ये एक ऐसी धारा है, थी आईपीसी की थी पहले वो IPC। अभी बीएनएसएस आ चुका है हिंदुस्तान के अंदर, आईपीसी चेंज हो चुका है। अच्छा, आईपीसी और बीएनएसएस में क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस कुछ नहीं है ना, आईपीसी को बीएनएसएस किया है, बस थोड़ा आईपीसी इंडियन थोड़ा उसको कोड्स के हिसाब मॉडर्नाइज से। किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है बीएनएसएस और हम भी माननीय न्यायालय का आदर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। वकालत एक ऐसा पेशा है कि ज़िंदगी भर भी आपको अगर पढ़ना पड़े तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी। ये बात तो मानना पड़ेगा। वकील और डॉक्टर, ये दो पेशे के लोगों को ज़िंदगी भर पढ़ना ही। लेकिन लोग, बहुत सारी कहावतें सुनी है मैंने, और आई थिंक मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ कि 3 लोगों से दूर रहो, खाकी से, डॉक्टर की वर्दी से और वकीलों से। इसका क्या महत्व है? वकील के नाम में कील होती है ना।
वकील के नाम में ही कील होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोलने की बात है। क्या वकीलों के पास दिल नहीं है? बिल्कुल है। वकील भी तो दिल लिए फिरते हैं। तो ये बोलते हैं कि दूर रहना है, तो दूर रहना इन द सेंस ऑफ वकील पर एक जिम्मेदारी होती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है। मैं ये मानता हूँ एक वकील होने के नाते कि किसी पर भी अन्याय हो तो मैं तो चुप नहीं रह सकता। फीस मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हक के लिए खड़े होना, अगर आप वकील हैं तो आपको हक के लिए खड़े होना चाहिए। ये मुझे मेरे प्रोफेशन सिखाता है, ये मुझे मेरी वकालत सिखाती है। फैज़ान भाई बोलते हैं, वकील साहब क्या बोलेंगे, कोर्ट में बोलेंगे वकील साहब। फैज़ान भाई, दिल की बात आपने की जी, तो आपका ये जो वार्तालाप है इसको रोक रहा हूँ थोड़ा सा, इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने दिल की बात की और शायराना बात ना हो तो फिर क्या मज़ा, क्योंकि मैंने फ़हीम भाई के पॉडकास्ट में आपकी शायरियाँ सुनी हैं, बड़ा दिल रखते हैं, दिल की बातें। वकील साहब अगर शायरी करें तो किस अंदाज में करें? कि आंधियों से ना बुझो ऐसा उजाला हो जाऊँ, वो नवाज़े तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊँ। एक कतरा हूँ मगर मुझको ऐसी नीयत दे मेरे खुदा कि कोई प्यासा नज़र आ जाए तो मैं समंदर हो जाऊँ। हाय, एक हमने भी लिखी हुई है, खुद को थोड़ा बदल रहा हूँ, पहले गिर रहा था अब संभल रहा हूँ। क्या बात है। क्योंकि जब लोग गिरते हैं ना तो संभालने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, तो खुद को खुद ही संभालोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा, शायरी का जो शायराना मिजाज छिड़ चुका है अभी, वकील साहब अभी शायरी के अंदाज में आ चुके हैं। आइए फिर तो हम भी आज आपको शायरी सुनाई देंगे। अब दिल पर आपने बात की है तो दिल ही पर एक बात है कि आईना हो जाओ बेशक इतनी वफा करो, आईना हो जाओ बेशक इतनी वफा करो, मैं जब खुद को देखूं तो तुम दिखा करो। हाय, कहाँ से, मतलब ये जैसे आईपीसी की इतनी सारी बुक्स आपने पढ़ ली या कोर्ट की इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, तो आपको फिर इन सब चीज़ों के लिए समय कहाँ से मिल जाता है फैज़ान भाई? जिंदगी सब सिखा देती है ना इंसान को। प्यार हुआ है कभी? बोलो 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 भाई साहब। फैज़ान भाई, प्यार हुआ है? देखो बात मुद्दे की जो होगी। इश्क ना करे वो आदमी कैसा। जो इश्क ना करे वो आदमी कैसा। आए, मोहब्बत तोड़ देती है अक्सर वफादारों को, जाहिर है बेईमान बन के घूमना पड़ेगा। शुक्र है कि इश्क की पतंगे उड़ाना छोड़ दी, आए, वरना हर हसीनाओं की छत पर हमारे ही धागे होते। फैज़ान भाई, मुंबई में आपने जब ये अपने करियर शुरुआत की थी, मतलब आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि आपको वकील बनना है, या फिर आपने कुछ अलग ट्राई किया था, माता पिता कुछ और चाहते थे? मुझ पर मैं बताता हूँ 2017 की बात है। टिल 2017 आई wasn't in plan to become a lawyer. My father was seeing me to do MBA in finance, तो काम संभाल लेना, ठीक है ये कर। लेकिन 2017 में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जुल्म का शिकार हुए थे हम एक ऑफिसर की। हमारा ऑफिस तोड़ा गया, हमें बिना लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए हुए। और जब ऑफिस को तोड़ा जा रहा था तो मैं देख रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर के नाम का जो बोर्ड है, तो वो बोर्ड को भी बिल्डोज़र से शाम को 7 बजे बिना किसी नोटिस दिए, बिना कुछ दिए तोड़ा गया। तो उस दिन जब वो बोर्ड गिरा तो मैं समझ गया कि आज मैं गिर गया। फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं खड़ा रहूँगा हमेशा, चाहे जुल्म किसी पर भी हो, अब जुल्म होने नहीं दूँगा। क्योंकि अगर आप लोग गलत को देखकर भी और गलत को समझने के बाद भी कि भाई ये गलत हो रहा है चुप हो, तो समझ लेना अपना ज़मीर मर चुका है। और इंसान का ज़मीर नहीं मरना चाहिए। ज़मीर नहीं मरना चाहिए। मुर्दा, आजकल लोग बोलते हैं ना इंसान मर जाता है तो उसके बाद में उसको मुर्दा कहा जाता है। आजकल जिंदे लोग मुर्दा बन चुके हैं, ये फैक्ट है, ये सच है, ये सच्चाई है। कड़वी है मगर सच्चाई है। लोग समझेंगे नहीं, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है। जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है, ये दिल तसल्ली से कहाँ मानता है। एग्जैक्टली। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अब कानून की पढ़ाई करूँगा, क्योंकि कानून में जो शक्ति है वो किसी चीज़ में नहीं है। जो आप कानून को आप वो करोगे, उसके प्रैक्टिशनर बनोगे और कानून के तहत काम करोगे, तो अच्छे की
लग जाती है वाट। तो कानून से बड़ा कोई, वकील कानून होने से के ऊपर साथ कोई नहीं साथ है। कानून से बड़ा, कानून के लंबे बहुत हाथ हैं, लेकिन कभी कभी कानून जो है पट्टी बांध लेता है और देखकर भी अनदेखा करता है बहुत सारी चीज़ें। वो हमारा काम है कानून के सामने लाना, और उसके लिए माध्यम भी है ना, आजकल सोशल मीडिया है। हम्म, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया में क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल अगर आप इंडिया में कोई वीडियो शूट करें तो लंदन में लोग उसको देख लेते हैं 1 सेकंड में। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के पास में जो पावर है वो यूटिलाइज कर सकते। फैज़ भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है अभी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ एज ए ह्यूमन, एज ए गार्जियन, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड। अभी जो ये मुद्दा इतना बड़ा भारत देश के अंदर हुआ है, जो वाक़या हुआ है, इस पे ज़्यादा टिप्पणी तो की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी जो ये गैंग रेप हुआ है कोलकाता, अगर कंडेम करता हूँ हम्म, इस चीज़ को। कानून में उचित धाराएं है, इनको उम्र कैद की सज़ा तक तो है ही, उम्र कैद होगी या फांसी भी हो सकती है। लेकिन हाल ही में एक इंसिडेंट 2 दिन पहले महाराष्ट्र में भी हुआ, आपने सुना होगा। तो 4 साल की 2 लड़कियों के साथ में भी यौन शोषण हुआ है। 4 साल 4 साल। बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता भाई। कोलकाता के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों ने उसको धर्म से जोड़ दिया, कुछ लोगों ने ये जोड़ दिया कि वहाँ की, मैं यहाँ पे आपके चैनल पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि बहुत दुख होता है देख के कि एक सरकार को कहा जाता है कि एक विशेष धर्म की सरकार है। क्यों कह रहे हो सरकार को ऐसा आप? हर सरकार संविधान के दायरे में बनती है, और संविधान में धर्म को टॉलरेट किया गया है, बढ़ावा नहीं दिया गया। ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं ना कि कुछ मुस्लिम भाई भी बोलते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ हिंदू भाई भी नारे देते हैं। तो भाई ये नारे देने के लिए लीगल नहीं है। ये पुलिस और कानून ये तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारी धार्मिक चीज़ों को। संविधान ने धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया है। हमारा देश कभी भी नास्तिकवाद का समर्थक तो रहा नहीं, इसीलिए संविधान ने इन चीज़ों को टॉलरेट करने के लिए कहा गया। संविधान द्वारा ये कहा गया कि इट कैन बी टॉलरेटेड। धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए संविधान नहीं कहता। तो संविधान के दायरे में रहकर हर सरकार काम करती है, चाहे आज वहाँ पर किसी की भी सरकार हो। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार निकम्मी है। इंसान के मन पर सरकार का बस थोड़ी चल सकता। सरकार घरों पर बिल्डोजर चला सकती है, दिलों पर नहीं चला सकती ना। किसके दिल में क्या है, किसके मन में क्या है। कितना पाप भरा है। बलात्कारी के मन में बलात्कार करना था, ये क्या सरकार को पता होता है? रूह तक कांप जाती है जब सोचते हैं वो। बहुत सारे लोगों के मैसेज, बहुत सारे लोगों के डीएम आए थे कि भाई आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे। एक ही लेकिन बात कभी है कि कभी एक चीज़ होती है फैज़ भाई, कभी कभी वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी होता है मन की शांति। आप मन में जिसके लिए जो प्रार्थना प्रे कर सकते हो ना, देखिए आजकल कुछ लोगों ने व्यूज़ पाने का एक तरीका भी बनाया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपैथी नहीं है, ये कैंडल जलाते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में तो स्त्री के अपमान पर महाभारत होती है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन लोगों ने आज एक नया फैशन बनाया हुआ है, रोड पे उतर जाते हैं, चीज़ें ठीक है, कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक है लोगों को जगाने के लिए। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब से अलग एक दुनिया, इंसानियत, उसको एक बार देखो महसूस करके। 4 साल की बच्ची, और ये मतलब इंसान हैवान बन चुका है। ये तो बात है, हदें पार कर चुका है बच्चे इंसान। डरते हैं घर से निकलने से। इसीलिए मैंने आज सुबह ही एक चीज़ मैं सोच रहा था, लेकिन एक लॉयर होने के नाते तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक भाई होने के नाते, मैंने इसीलिए आपसे बोला as a brother। एक भाई होने के नाते मैं ये बोलूँगा, हर बहन को देश की, अभी रक्षाबंधन भी गया है, कई बहनें राखी बांधने आती है, कई बहनें भाई बोलती है। तो भाई होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। तो मैं अपनी बहनों को यही कहूँगा, देश की हर बहन को मेरी, जो मुझे जानती है, जो मुझ तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकती है, ऐसी मेरी बहन को कहूँगा कि कोई अगर गलत निगाहों से देखे तो उसकी आंखें फोड़ देना, केस तुम्हारा भाई लड़ेगा। यही बोल सकता ताकतवर बनो, बहनें जितनी भी हैं कितनी प्यारियां। हूँ। लड़कियों के लिए योजनाएं लाई जाती है, तरह तरह के फाइनेंशियल बहनों के लिए वो किया जाता है, लेकिन क्या वाकई में अगर
इन लोगों को सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, हमारी बहनों को सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, तो ये योजनाएं किस काम की? अगर ज़िंदगी ही नहीं रहेंगी तो जी कर क्या करेगा इंसान? हर सरकार को अपने राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है फैज़ भाई। अभी बस में एक कंडक्टर ने, बस ड्राइवर ने, फिर काउंटर वाले ने, और फिर एक और ड्राइवर, फिर एक और व्यक्ति, अभी एक और गैंगरेप हुआ। हाँ, मतलब क्या बीतती होगी उन बच्चियों पे जो 16 साल की नाबालिग बच्ची थी। इंसानियत की सीमाओं को तोड़कर ये लोगों ने हैवानियत की भी हदों को पार कर दिए, और इन लोगों के लिए सज़ा बनी ही नहीं है, संविधान में तो नहीं बनी है। हमारे देश का संविधान सबसे लचीला है, नहीं सबके लिए सोचता है, सोचता है, लेकिन गलत कामों को बढ़ावा नहीं देता। बढ़ावा नहीं देता, लेकिन एक प्रोसीजर टाइम इतना ले लेता है ना। मैं एज ए ह्यूमन, आप वकील हो, आप अरे पढ़ते हो, हर ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बात वो नहीं है, बात ये है कि कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति ने जुर्म किया हो तो वो फेयर ट्रायल के लिए उसका अधिकार है। आजकल कई केसेस ऐसे भी आते हैं कोर्ट में, 498 का एक केस का बताऊंगा आपको, दहेज उत्पीड़न का जो केस महिलाएं लगाती है, उसका कन्विक्शन रेट 1% है। 90% केसेस फेक तरीके के दर्ज होते हैं, ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए बहुओं द्वारा। फिर अगर कोई ये बोले कि एक ही दिन में न्याय हो जाना चाहिए, तो फिर एक ही दिन में पति को 3 साल की सज़ा और पूरे ससुराल वालों को 3 साल की सज़ा हो जाएगी। फिर लोग बोलेंगे कानून इतना ऐसा कैसा हमारी बात सुना नहीं, कानून ने संविधान ऐसा कैसा हमारी बात सुना, हमारी सुने नहीं सुने बगैर हो गया। तो फिर ये बात है, कानून में सबकी चीज़ें, सबकी बातें सुनकर उसका निष्कर्ष होता है। हाँ, फेयर ट्रायल का आप बोल रहे हैं, आज हिंदुस्तान में कई अदालतों पर बहुत सारे ये है केसेस पेंडिंग है, लेकिन बहुत हमारा आधुनिक सिस्टम हो चुका है अदालतों का, इतना फास्ट अब काम चल रहा है अदालतों में कि मैं बता नहीं सकता आपको। फास्ट ट्रैक कोर्ट और चेक बाउंस के भी जितने मैटर्स आते थे ना, उसके अंदर तो बहुत फास्टली अभी जो कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, बहुत मूव कर रही है फास्टली, इसलिए कानून स्लो नहीं है। बता कहाँ से लाऊं इतना सब्र, बता कहाँ से लाऊं इतना सब्र कि तू बात ना करे और मुझे फ़र्क ना पड़े। आशिक मिजाज हो भाई। तो है अब इसी पर मैं कुछ कह दूंगा जी, कि मेरे शेर की तरह उसकी भी हुकूमत है, तमाम मुल्क में वो सबसे खूबसूरत है। बहुत दिनों से वो मेरे साथ थी, मगर कल शाम मुझको पता चला वो कितनी खूबसूरत है। कातिल अंदाज है। मुझे ये बताएं, दोस्ती के ऊपर आपकी क्या राय है? मतलब आप आज के ज़माने में दोस्ती को किस एंगल से देखते हैं? दोस्ती जब किसी से की जाए, ज़रा दुश्मनों की भी राय ली जाए। जहर का बारूद है सारी फ़िज़ाओं में, अब कहाँ जाकर सांस ली जाए। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, उसको निभाना चाहिए। आज की इस कमर्शियलाइजेशन की दुनिया में दोस्ती का जो रिश्ता है वो लिप्त होता जा रहा है। जहाँ तक हो सके दोस्ती को ज़िंदा रखने की कोशिश करें। एक हार्ट हॉस्पिटल के अंदर मैं गया था एक पेशेंट को देखने के लिए। ये रियल बात है। उनका बाईपास सर्जरी हुई थी और ओटी से उनको बाहर निकाला गया। तो जब ओटी का गेट खोला तो मैंने अंदर एक ओटी पर दीवार पे लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। तो दोस्त हकीम होते हैं जो बिना नब्ज़ पड़े भी दोस्तों दिल का हाल जान जाते हैं। तो दोस्ती है। अच्छा, ज़ुबान से ज़्यादा आंखें ज़्यादा बोलती हैं या ज़ुबान ज़्यादा तेज़ बोलती हैं? ज़ुबान जो है ये दिल का हाल नहीं बयान कर सकती। जो नज़रें पढ़ने का हुनर रखता है, यकीन मानो वो दिल में उतरने का हुनर। बेशक बेशक, यही तो बात है कि इंसान अपनी नज़रों से पहचान जाए, और जो इंसान आपको आपकी नज़रों से पहचाने समझ लेना, वो आपका सच्चा हमदर्द है। फैज़ान भाई, वकील होने के नाते आप जो इंसान हैं वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वकील होने के साथ साथ आप
पॉलिटिक्स में भी अपना एक इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल रखता हूँ, तो आपको पता ही होगा। तो जब पॉलिटिक्स करते हैं तो जीतता या आदमी हारता है, तो आप क्या कहेंगे जीत के बारे में? देखिए, अगर कोई अपोजिशन में भी है तो हमारे उनसे जो लड़ाई है वो कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, वैचारिक लड़ाई है। पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी हो, वो अपने एक एजेंडे पर देश विकास के लिए काम करती है, लेकिन किसी का तरीका कुछ और होता है, किसी का तरीका कुछ और होता है। लेकिन आजकल जो पॉलिटिक्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम बेस्ड हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारा देश कभी भी, हमारे देश में इस तरह की पॉलिटिक्स इसकी क्या औकात है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि आपकी हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को भी नीचा दिखाना हो। आप अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए जीतना चाहते हैं तो भैया उससे बेहतर है हार जाओ ना। आपकी जीत भी हार है। फैज़ान भाई जी, जितनी मैंने बातें आपसे की हैं, आपकी बातों को सुनकर देखिए, एक अच्छे नेता की पहचान, अच्छे पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिशियन जो होता है, अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान ये होती है कि वो बातें अच्छी करे। क्योंकि देखिए, काम तो कोई भी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है वो काम तो कोई करता ही नहीं नहीं नहीं, है। ये तो गलत बोल रहे हैं आप। वो ये तो गलत है। पॉलिटिशियंस काम करते हैं। जिस तरीके से आप बात करते हैं और जो सोच रखते हैं, आपको अभी तक पॉलिटिक्स बहुत अच्छे लेवल पे कर लेनी चाहिए थी। आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन होना चाहिए था, क्योंकि एक पॉलिटिशियन जो समाज की सेवा करता है, ईमानदार पॉलिटिशियन जो समाज की सेवा करता है, वो गुण और वो ताकत आप में दिखाई भी देती है। एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन हमारे देश को मिले, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इस बारे में आपने कभी क्यों नहीं सोचा? अभी आप इतना जिस तरीके से पॉलिटिक्स में हैं, इतने अच्छे विचार हैं आपके, तो आप इतने हाई ऊपर क्यों नहीं है? मतलब आपकी जो ये करियर है उसमें रुकावट क्यों है? आपने सही सवाल किया, लेकिन इसका जवाब मैं 2 ही लाइनों में देना चाहता हूँ कि मुमकिन नहीं कि दर दर पर झुक जाऊँ मैं। मेरा रब भी एक है और मेरा सर भी एक है। मुझे सर झुकाना आता ही नहीं है। अगर सर झुकाना आता हो तो मैं बहुत आगे जा चुका होता। मेरे में एक आदत है कि मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। पेशेंस लेवल है, पॉलिटिक्स में पेशेंस लेवल होना चाहिए, लेकिन मैं सर नहीं झुकाता। फैज़ान भाई देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, सभी काम करती हैं, लेकिन जब पार्टी कॉन्टिन्यूसली चलती है तो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेबिलिटी के साथ काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को रखते हैं। 5 साल समझने में, 5 साल फिर उसको कार्य को सोचने समझने में पूरा अच्छे से निकालते हैं। फिर जो सोचा होता है वो क्या होता है। जब सरकारें बदलती हैं तो सारी जो मानसिकता है वो पूरी बदल जाती है, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। तो मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति हैं शरद पवार जी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने मुझसे मेरे आइडल के बारे में भी पूछ लिया। मैं बस यही कहूँगा कि जो शक्ति और जो साहस साहिब में मैंने देखा, 84-85 ईयर्स की एज में भी वो लोगों के लिए काम करते हैं। और 1 साल पहले ही पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा सीन हुआ जी। कि हमारी पार्टी भी छिन गई हमसे, हमारा सिंबल हमसे छिन गया। लेकिन मुझे एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था, एक बुक में मैंने पढ़ा था, वो बात मैंने उनसे पूछी थी, तो वो बोले कि ये बात फैक्ट है, तुमको आगे समझ आएगी। उसमें लिखा था कि जब तुमको ऐसा लगे कि तुम हार चुके हो और सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो अपने आप को शरद पवार समझो और मैदान में निकल जाओ। तो वो चीज़ मुझे 1 साल पहले समझ आई कि किस तरह पूरी पार्टी तहस नहस हो गई थी और किस तरह शरद पवार साहब ने हिम्मत को बांधे रखा और खुद मैदान में आकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया अगले चुनावों में कि हमने ये देख लिया कि भाई हम वापस आ चुके, हमारा कमबैक हो चुका है। उसमें उन्हीं लोगों को कहूँगा जो साहिब के साथ जिन्होंने दगाबाजी की और वो चले गए। दुख तो होता है यार कि कोई इतने साल आपके साथ रहा और किसी ने इस तरह से धोखा दे दिया। एक नहीं, कई 20-30 लोग एक साथ चले जाए आपकी ज़िंदगी से, तो दुख तो होगा। साहिब के कलेजे में वो दम है कि उन्होंने बर्दाश्त किया, दूसरा कोई होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बस साहिब की तरफ से मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग छोड़ के चले गए उनको ये मैसेज दूंगा कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। चल के गैर के कदमों से तुम कहीं के न रहे, अपने कदमों पर अगर चलते तो चलते रहते। ये कहूँगा बस।
कि इस बात को दिल से लगा लीजिए। फैज़ान भाई, आपसे जितनी भी बातें हुई, हेल्दी टॉक करके बड़ा ही मज़ा आपके साथ आया थैंक यू और भाई। बहुत अच्छा लगा कि आपने समय निकाला और हमारे ऑफिस में आकर आपने चंद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। और मैं ऊपर वाले से प्रे और प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों को देखकर अगर एक भी इंसान हमसे कुछ सीख पाया और समझ पाया और ज़िंदगी को आसान कर पाया तो हमें लगेगा आपने कमा लिया और हमने अपनी जो अच्छी बातें अच्छे लोगों तक पहुंचा दी। बेल आइकन सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए बोल दीजिए सर, एक बार अपील कर दीजिए। वकील साहब हैं, अब आपकी बात सुनेंगे लोग। कहो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे बलराज भाई के ताकि चैनल आने को, वाली अपडेट आपको मिलती ताकि रहे आने वाली सबसे पहले। अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू सबसे सो पहले। मच। थैंक यू सो मच फैज़ान भाई।